हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। BPSE 212 भारत में सरकार और राजनीति, ये हमारा आज का पेपर होगा। इसको हम डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें, इसके साथ साथ जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें होने वाली है। वैसे तो हर वीडियो में यही बोला जाता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो बेसिकली वही चीज़ें होने वाली हैं आज भी। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि कल आपका पेपर है, ज़्यादा टाइम नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा, भारत में संघवाद पर निबंध लिखें। ये क्वेश्चन ना आपसे सीधा सीधा इस तरह भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि भारत में संघवाद की उसकी विशेषताएँ बताइए, ठीक है, और उसके स्वरूप की बात करने के लिए पूछ सकते हैं आपसे। तो संघवाद का अर्थ पूछ लेंगे, विशेषताएं और स्वरूप, दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, या फिर सीधा सीधा आपसे इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 20 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो आपका पेपर है इसमें 20 नंबर के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 12 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 कैटेगरीज इसमें डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसको डिस्कस कर लेते हैं। भारत में संघवाद पर निबंध लिखो। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन बताना है, इसका परिचय देना है, ठीक है। तो परिचय में आप लिखेंगे कि जो भारत संघवाद है, फेडरलिज्म जिसको हम बोलते हैं, एक प्रकार की ना सरकार है। ये भी एक तरह से गवर्नमेंट ही होती है, जिसमें राजनीतिक शक्तियाँ जो होती हैं वो उसका जो शक्तियों का संप्रभु अधिकार आमतौर पर 2 इकाइयों के बीच ही विभाजित किया जाता है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन 2 इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। इस प्रकार की जो सरकारें होती हैं ना, उसको हम आम बोल चाल में संघ बोल देते हैं, ठीक है, या फिर संघीय राज्य। संघीय सरकार या संघीय राज्य आपने सुना है ना नाम, ये हम बोल देते हैं, इसके रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, USA का सुना है ना, इसका मतलब है कि संप्रभु इकाई मतलब केंद्र और स्थानीय इकाइयाँ, केंद्र और राज्य सरकार या प्रांत की हम बात कर रहे हैं। आपसी और अपनी इच्छा से जो एक संघ समझौते के आधार पर एक संघ बनाते हैं, ये सब मिलकर, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ पॉइंट्स अगर मैं बताऊं आपको, तो हालांकि जैसे जो भारतीय संघ है वो राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। इसकी हम कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय संघ राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरी बात, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट होगा कि भारत का संविधान जो है वो देश को एक संघ के रूप में संदर्भित नहीं करता है, बल्कि दूसरी ओर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, ठीक है, उसमें भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। क्या बताया है? राज्यों का संघ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो विभिन्न राज्यों से बना एक संघ है, जो सभी इसका हिस्सा हैं, ठीक है। फिर एक और पॉइंट, 4th पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि भारत जो है वो एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघ है, ठीक है, जो अपने मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय तंत्र के कारण एक अर्धसंघीय राज्य के रूप में तो जाना ही जाता है। साथ ही साथ सरकार की एक अर्धसंघीय प्रणाली में केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति होती है। ये तो आप सबको पता है, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं राज्य से, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो एक पॉइंट बना लेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर, संघ के प्रकार या फिर संघों के प्रकार कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लिखेंगे आप कि संघीय प्रणाली जो होती है वो आमतौर पर सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से या भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है, या फिर विविधता के आधार पर, आप ये भी लिख सकते हैं, विविधता के आधार पर, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, एक बड़े देशों से जुड़ी होती है, कहने का मतलब ये। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि ऐसे राष्ट्र जहाँ पर जो पहचान होती है, वो पहचान मैं लिख देती हूँ, पहचान होगी जातीयता, धर्म और भाषा, ठीक है। इसमें जो मतभेद होते हैं वो क्षेत्रीय रूप से केंद्रित होते हैं। संघवाद जो है शांति, स्थिरता और आपसी समायोजन सुनिश्चित करने का एक साधन है, क्योंकि देखो जिस भी राज्य में जो लोगों की जो पहचान है
और जातीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर जहाँ भी होगा इस तरह का जो राष्ट्र होगा वहाँ पर मतभेद जो है वो होना लाजमी है। बट जो संघवाद जो है वो शांति, स्थिरता और आपसी समायोजन सुनिश्चित करने का एक साधन है। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप कि संघीय देशों ने जैसे कि कुछ अलग अलग कुछ और देश हैं जिनकी विशेषताएं रही हैं, जिन्हें कभी कभी अर्धसंघ या अर्धसंघ कहा जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया। ठीक है, ब्राज़ील हो गया, आप ये लिख सकते हैं जो एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ। इंडिया हो गया, बेल्जियम, स्पेन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी भी अर्धसंघीय सरकार जो है चल रही है, और इसके साथ साथ संघों को वहाँ पर दो एक तरह से वर्गीकृत किया गया है यहाँ पर। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि संघवाद को साथ लेकर चलना। ठीक है, साथ लेकर चलना। और फिफ्थ हो जाएगा साथ आकर संघ बनाना। साथ आकर संघ बनाना। अब ये संघ कौन बनाता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है, राज्य सरकारें जो होती हैं। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय संघीय प्रणाली या फिर संघवाद की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? पहला पॉइंट, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा एक शासन प्रणाली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि संघवाद का सबसे बुनियादी पहलू ये होगा कि देश में कम से कम एक शासन प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि इससे कहीं ज़्यादा भी हो, बट दूसरी ओर जो सत्ता है वो एक व्यक्ति की सरकार के हाथों में केंद्रित नहीं हो। ठीक है, इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता हो गई। सेकंड पॉइंट है प्रशासन नाम मात्र का नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के जितने भी स्तर हैं सभी नागरिकों पर शासन करेंगे। ठीक है, लेकिन उनका जो अधिकार है वो बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो सरकार के जितने भी स्तर होते हैं, काम करने के स्तर होते हैं जो, ठीक है, वो शासन तो करेंगे लेकिन उनके अधिकार जो है वो चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सरकार की हर शाखा के पास कानून बनाने और उसको लागू करने की क्षमता होगी। दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र वास्तव में स्पष्ट रूप से प्रभावित होंगे, ये तो है, लेकिन प्रशासन केवल एक औपचारिक नाम मात्र का मुखिया नहीं होगा। ठीक है। संविधान के द्वारा संरक्षित होना। सरकार के जो संघीय ढांचे को संविधान द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, जो कि एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी हो गया कि दोनों या फिर सभी जितने भी प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं उनकी शक्तियाँ और कर्तव्यों को, जो उनके ड्यूटीज़ हैं, देश के संविधान में निर्धारित किया जाना चाहिए। मतलब संविधान के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे संघीय सरकार सुनिश्चित हो सके। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है संविधान के द्वारा संशोधन। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने पहले कहा है कि किसी भी देश की संघवादिता को उसके संविधान के द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार का कोई भी एक स्तर जो होता है वो संविधान के सबसे ज़रूरी खंडों को एक तरफा रूप में बदलने में या फिर संशोधन करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा? जो चाइना में हो रहा है वही होगा, सरकारें तानाशाह हो जाएंगी। ठीक है, यही होगा। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे संशोधनों को लागू किए जाने से पहले सरकार के जितने भी स्तर हैं उनसे उनको मंजूरी लेनी चाहिए। ठीक है। फिर हमारा 2 स्तरों में विभाजित करना। सरकार अब 2 जो स्तर होते हैं उनमें विभाजित है। हर स्तर की अंदर अपनी शक्तियां हैं और अपने कार्य करने के अधिकार और कर्तव्य हैं। हालांकि दोनों के बीच संघर्ष की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि जब 2 स्तर होंगे तो संघर्ष की संभावना हमेशा रहेगी। संघर्ष किस स्तर पर होंगे? मतों के आधार पर। ठीक है, ओपिनियन के आधार पर। एक संघीय सरकार में न्यायालय या फिर शायद न्यायपालिका और विवाद का फैसला करने के लिए प्रभारी होंगे। ठीक है, तो जो विवाद होंगे उनको कौन सुलझाएगा? न्यायपालिका या फिर जो न्यायिक प्रभारी होंगे। ऐसी स्थिति में न्यायालयों के पास हस्तक्षेप करने और एक समझौते पर पहुंचने की शक्ति होनी चाहिए। हर स्तर पर साझा अधिकार होना। यहाँ सरकार के अलग अलग स्तरों के बीच अधिकार साझा किया जाना चाहिए। आय साझाकरण प्रणाली भी लागू होनी चाहिए। जितने भी स्तर होते हैं ना, उनमें सरकारों को अपने दम पर
राजस्व, ठीक है, राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए। फिलहाल क्या है, जो केंद्र सरकार होती है वो राजस्व के लिए किन पर निर्भर करती है, राज्य सरकारों पर, ठीक है। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जितने भी स्तर हैं गवर्नमेंट के, उनको अपने दम पर राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए। उनको उनमें इतना दम होना चाहिए कि वो अपने दम पर जो है राजस्व इकट्ठा कर सकें, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें क्योंकि ये इसलिए बात हो रही है क्योंकि इनमें से कोई भी सरकार वास्तव में फ्री नहीं है, स्वायत्त नहीं है, और अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए किसी एक पर अगर वो निर्भर है, ठीक है, तो हर स्तर पर जो शासन अधिकार हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। अब थोड़ा सा इसके महत्व की बात कर लेते हैं कि संघवाद का महत्व क्या है। तो संघवाद के महत्व में आप लिखेंगे कि नए युग के संविधानवाद का सबसे इम्पोर्टेंट जो घटक होता है वो हमेशा से ही संघवाद रहा है। भारतीय जो संघवाद है उसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं। विविधता में एकता, पूरा लिख देती हूँ, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, उसके बाद प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। तो ये 3 चीज़ें होती हैं संघवाद का, जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें बताई गई हैं इसमें। विविधता में एकता, सत्ता का विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। राज्य जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण अंतरों के बावजूद संघवाद के माध्यम से ही जो साझा कल्याण के जो हमारे उद्देश्य हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा देता है। इसके बाद निष्कर्ष लिख देना। ओके, संघवाद पहले ही दुनिया भर में काफ़ी जो है प्रगति कर चुका है, और इसके साथ साथ संघवाद कभी भी मतलब एक स्थिर धारणा नहीं थी, बल्कि ये समय के साथ विकसित हुई है। भारत का समुदायवाद और संघवाद का अनूठा संतुलन रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो उनकी दूरदर्शिता का परिणाम भी है। अब ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जो भी व्यवस्था अधिक प्रभावशाली ना हो, ठीक है, वो कभी भी संघीय ढांचे का एक तरफा नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही भारत के जो संघवाद है उसको ज़्यादा स्थायी और एक कार्य प्रणाली बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच एक नियमित बातचीत या फिर एक नियमित जो एक रास्ते खुले होने चाहिए बातचीत करने के लिए। जो राज्य और सरकारें जो होती हैं दोनों के सहयोग से ही, एकीकरण से ही मतलब के माध्यम से भारतीय संघवाद के विकास में सहायता हो पाएगी, ठीक है, और जो देश निर्माण में इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़ी जातियों की भूमिका, ठीक है, अन्य पिछड़ी जाति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उसकी क्या महत्व है, उसकी महत्ता क्या भागीदारी है उनकी, उसके बारे में ये क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम जब भूमिका लिखेंगे या इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसमें हम बात करेंगे कि भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको OBC बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसकी भूमिका और महत्व का विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो OBCs हैं उनको सामाजिक और आर्थिक, इसके बाद शैक्षणिक, शिक्षा से रिलेटेड ना, इन तीनों रूपों में या इन तीनों रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। इनके लिए OBCs के लिए जितनी भी सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं, और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका इनको बेनिफिट देने के लिए मतलब वो उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो है जो सीटें होती हैं जब जॉब निकलती है, जब आरक्षित सीटें बोलते हैं जिनको, और अन्य जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अनुमति होती है, जिससे वे राजनीति में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकें, ठीक है। ये तो हमारा हो गया इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। अब इनकी भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं कि राजनीति में OBC की क्या भूमिका है, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा वो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व।
वो चाहे कोई भी वर्ग हो, SC BC OBC, सबका अपना अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है किसी भी देश की राजनीति में। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में हम बात करेंगे कि OBCs के लिए आरक्षित जो सीटें होती हैं उन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल करने का क्या दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। अब वे अलग अलग स्तरों पर चुनाव लड़ सकते हैं और सरकार में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी OBCs का, कम्युनिटी का कोई भी इशू है, जॉब से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन हो गया, या फिर ज़मीनी लेवल पर भी अगर कोई इशू आता है, जैसे नालियों का, सड़कों का, कुछ भी हो, उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए कोई भी इशू अगर आता है, तो अगर वो उनका प्रतिनिधित्व रहेगा, उनको अवसर दिए जाएंगे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लेवल पर, तो वो सरकार में अपनी आवाज़ उठा सकेंगे, इस लायक वो बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट बनेगा सामाजिक और आर्थिक न्याय। इसकी बात कर लेते हैं हम। देखो, आरक्षित सीटों के साथ साथ जो OBCs हैं उनको सरकारी नौकरियां और शिक्षा में भी लाभ मिलता है, जिससे फ़ायदा क्या होता है, उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज में ऊपर उठने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया राजनीतिक दलों की भूमिका। अब राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होगी इसमें हम बात करेंगे कि कई राजनीतिक दल OBCs के जो वोट बैंक के रूप में पहचाने जाते हैं, उन्हें अपने अभियानों में शामिल करने के लिए कोशिश भी करते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जो OBCs को क्या करते हैं, एक वोट बैंक के रूप में यूज़ करते हैं, और जब इलेक्शन आते हैं तो उन्हें अपने जो रैलियां होती है उसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं, जो अभियान चलाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका फ़ायदा भी उठाया जाता है। फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता। OBC की राजनीति में भागीदारी होने से जो राजनीतिक स्थिरता और जो सामाजिक न्याय होगा, सामाजिक न्याय कहाँ गया, ये रहा, उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में होगा आपका जाति के आधार पर राजनीति। ठीक है, हालांकि जो जाति आधारित राजनीति होती है ना, उसका भी OBCs की भूमिका पर प्रभाव तो पड़ता है, बट कई बार क्या होता है ना कि कुछ मामलों में जो जातिगत पूर्वाग्रह होते हैं वो अभी भी मौजूद हैं। पूर्वाग्रह तो जानते हो ना क्या मतलब होता है, और वे OBCs के लिए राजनीति में सफल होने में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इनका महत्व। अन्य पिछड़ी जातियों का क्या महत्व है। सामाजिक न्याय फर्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा, सामाजिक न्याय। ठीक है, OBCs को राजनीति में शामिल करने से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है और वंचित वर्ग जो होते हैं ना, उनको आवाज़ मिलती है। कैसे मिलेगी, अब मान लीजिए जो OBC हैं या अदर क्लासेस होती हैं, SC ST हो गए, ठीक है, OBC जनरल जो भी हैं, समाज में सब बराबर होने चाहिए, बट नहीं है ऐसा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके महत्व के बारे में। अगर OBCs को जो सामाजिक न्याय जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर इसमें उनकी भागीदारी हो जाती है तो राजनीति में उनको शामिल करना, राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी, और अगर भागीदारी बढ़ेगी तो सामाजिक न्याय तो वैसे ही उसको बढ़ावा मिल जाएगा, और जितने भी वंचित वर्ग होते हैं, SC ST भी तो आते हैं ना उसी में, उनको भी एक सहारा मिलता है, एक उनको सपोर्ट मिलता है उस चीज़ से। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट बनाएंगे हम विकास। विकास का क्या मतलब, OBCs के विकास से पूरे समाज को लाभ होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अगर इनका विकास होगा OBCs का तो समाज का विकास होगा, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। ओके ना। देन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। OBC को राजनीति में शामिल करने से लोकतंत्र मजबूत होगा, बिल्कुल सही बात है। और ये सुनिश्चित भी होता है कि सभी के पास जितनी भी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, उनको अधिकार है, एक्चुअली होना नहीं चाहिए, सबको अधिकार है। तो अगर OBC लोकतंत्र में अगर OBC आगे बढ़ते हैं तो लोकतंत्र तो मजबूत होगा ही, उसके साथ साथ ये भी होगा कि OBC के साथ साथ जो अन्य पिछड़ा वर्ग होते हैं इनको भी सपोर्ट मिलता है, तो वो लोग भी कोशिश करते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी करें, और सभी के पास जो राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार तो फिर हो ही जाता है। और उससे होगा क्या,
देश का विकास होगा, है ना। फिर निष्कर्ष लिख लेंगे हम। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि ओबीसी जो है भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सामाजिक आर्थिक न्याय और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि जाति आधारित जो राजनीति होती है ना, और अन्य जितनी भी सामाजिक बाधाएं होती हैं, सामाजिक बाधाएं तुम समझ सकते हो क्या क्या होती है, उनके लिए राजनीति में सफल होने में वो बाधा बन जाती है। इसीलिए सभी को ओबीसीज के लिए, ठीक है, एक समान अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वे राजनीति में पूरी तरह से भाग ले सकें और अपनी आवाज़ उठा सकें। ओबीसीज के साथ साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट मैं थोड़ा सा एक जनरल बात कहना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन में जिस तरह से बात हो रही सिर्फ ओबीसीज के लिए, बट हम जो पढ़ते हैं, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ ओबीसी नहीं होने चाहिए, हमारे दिमाग में ये लोग भी होने चाहिए, ठीक है। तब ये सारे मिलकर जब बराबर जब सबका उत्थान होगा, बराबर सबको जब अवसर मिलेंगे, तब जो लोकतंत्र है वो सही रूप में मजबूत होगा और देश आगे बढ़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, वो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध, क्या संबंध है, मतलब उनका विश्लेषण करना है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन दोनों का जो किस तरह से इनका चुनाव होता है, ठीक है, और क्या क्या प्रोसीजर होता है वो पता होना चाहिए, क्या योग्यताएं होती हैं दोनों के लिए, वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आप इसको आगे अपने आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि भारत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच जो एक इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है, महत्वपूर्ण संबंध होता है दोनों में। भारत का राष्ट्रपति जो है वो एक नाम मात्र का मुखिया होता है। ये तो हम छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना सिविक में। और नाम मात्र का मुखिया तो होता ही है जो संवैधानिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, जबकि जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास कार्यकारी अधिकार होते हैं, कार्यकारी अधिकार, ठीक है, जो शासन और नीति निर्माण, शासन हो गया और नीति निर्माण, देश के लिए नीतियों का निर्माण करना, इन दोनों चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है ना, निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है राष्ट्रपति का चुनाव, जिसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। इसके साथ प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, और वो लोकसभा में मंत्री परिषद का भी क्या होता है, मुखिया, ठीक है, प्रमुख होता है। तो ये तो हो गई बेसिक सी चीज़ें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच थोड़ा सा अंतर की भी बात कर लेते हैं हम, कि इनके बीच में अंतर क्या है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शासन में अलग अलग लेकिन इम्पोर्टेंट भूमिकाएं निभाते हैं। जहां राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख के रूप में स्थिरता प्रदान करते हैं और निरंतरता, वहीं जो प्रधानमंत्री है वो निर्णायक नेतृत्व के माध्यम से राष्ट्र को उन्नति की ओर लेके जाता है, ठीक है। दोनों ही संसदीय लोकतंत्र की शक्ति को जिम्मेदारी से और उचित संतुलन के साथ निभाते हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी को, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति, तो सबसे पहले तो जैसे हम ऑलरेडी इसमें बात कर चुके हैं कि निर्वाचक मंडल के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हम इनकी जो शक्तियाँ होती हैं, अगर हम शक्तियों की बात करें, ठीक है, तो शक्तियों में क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, विधायी, न्यायिक और कार्यकारी, ये 3 शक्तियाँ होती हैं इनके पास और सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। अब कुछ और छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं कि राष्ट्रपति को संसद के द्वारा जितने भी कानून पारित होते हैं ना, उनको मंजूरी देना, मतलब यस बोलना आवश्यक होता है। सेकंड बात, वो भारत के संविधान और कानूनों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे, मतलब संविधान के प्रति जिम्मेदार होंगे,
राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री हो गए और राज्यों के राज्यपाल और मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं और सदस्यों के साथ साथ जो प्रमुख अधिकारी हैं उनकी भी नियुक्तियां करने का अधिकार होता है। ठीक है। 4th पॉइंट बनाएंगे आप, संसद में वित्तीय विधेयक ये चीज़ ध्यान रखना को पेश करने के लिए, जब संसद में वित्तीय विधेयक पेश किया जाता है ना, तो उससे पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है। ठीक है। अब राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? राष्ट्रपति की अगर हम जिम्मेदारियों की अगर बात करें या फिर उसकी भूमिका के बारे में बात करें, तो देखो, सबसे पहले तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि राष्ट्रपति जो है वो अन्य देशों के साथ जितनी भी इंटरनेशनल बॉन्ड्स होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती है, समझौते होते हैं, ठीक है, उनको संभालने के लिए जिम्मेदार होगा। ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होगी। तीसरी बात है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनकी जो केंद्रीय परिषद की सलाह के आधार पर युद्ध की घोषणा करना या फिर शांति स्थापित करना, ठीक है, ये उनका अधिकार है और जिम्मेदारी भी है। इसके बाद 4th पॉइंट बनेगा, भारत की जो आकस्मिकता होती है निधि एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, जिससे राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में जो बात होती है, प्रधानमंत्री किस तरह चुनाव होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मैं बेसिक आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें पता होंगी तो आप इन दोनों के बीच संबंध जो है ना, राजनीति में जो संबंध होगा वो आप इस चीज़ को समझ पाओगे। तो एक तो भारत के जो प्रधानमंत्री देश के जो केंद्रीय परिषद के प्रमुख होते हैं, ठीक है, केंद्रीय परिषद के प्रमुख, ठीक है, ओके। अब इनका चयन कैसे होगा? चयन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 84 और 75 में संसद सदस्य और मंत्रियों के लिए कुछ पात्रता जो है वो निर्धारित की गई है। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 53(1) में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद के अस्तित्व की भी स्थापना की गई है। इस परिषद को जो राष्ट्रपति हैं उनको उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाएगी। ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं, अगर हम इनकी शक्तियों की बात करें, ठीक है, तो शक्तियां क्या क्या होंगी? शक्तियों में आप लिखेंगे कि प्रधानमंत्री जो हैं भारत सरकार के कामकाज और प्राधिकार का नेतृत्व करते हैं। ठीक है। सेकंड लिखेंगे कि वो विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों को भूमिकाएं और जिम्मेदारियां आवंटित करने में क्या करते हैं? राष्ट्रपति की सहायता करते हैं। ठीक है। सबको अलग अलग अपने हर विभाग को उनका अलग काम और जिम्मेदारियां सौंपते हैं। थर्ड पॉइंट बनेगा आपका कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इंटरनेशनल जो लेवल पर जो है भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और जितनी भी उच्च स्तरीय बैठकें होती हैं उनमें भाग लेंगे और राष्ट्रीय महत्व के जितने भी मामले होंगे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट बनेगा आपका वो विधायिका में, किसमें? विधायिका में कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करेंगे, कानून पेश करते हैं और विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आजकल तो ये नहीं हो रहा ना लेकिन ये उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनकी शक्तियां। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों के बीच संबंध, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या संबंध है दोनों में। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। कड़ी नहीं, कड़ी मंत्रिमंडल के निर्णय जितने भी होंगे ना वो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही राष्ट्रपति तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक है।
सेकंड पॉइंट है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जितने भी सरकारी मामले होते हैं उनकी जानकारी देंगे और उन्हें सरकारी मामलों से जुड़े हुए, मतलब ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति जो भी जानकारी चाहे सरकारी मामलों से रिलेटेड वो प्रधानमंत्री को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो संसद के एक सत्रवासान या फिर एक जो संसद के सत्र होते हैं ना, मॉनसून सत्र हो गया और ये इस तरह के उन समूह को बुलाता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। फोर्थ पॉइंट है उच्च जितने भी पदस्थ अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करने और उनको हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। इसके बाद निष्कर्ष में लिखेंगे हम राष्ट्रपति की भूमिका और जिम्मेदारियों से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को उजागर करती हैं। भारत में आम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदन के सदस्यों और राज्यों के विधानसभाओं के जो जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब भारत में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को कौन पद की शपथ दिलाता है? जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, CJI। इसके अलावा संविधान का उल्लंघन करने के लिए महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है, महाभियोग द्वारा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में उनके बीच में क्या संबंध है, और संबंध का मतलब ये होता है कि दोनों किस तरह से अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, क्या शक्तियां हैं उनकी, और दोनों किस तरह से साथ चलकर, मतलब एक दूसरे के पूरक तो हैं ही, क्योंकि दोनों ही मिलकर ही सारा जो देश का जो कार्यकाल है उस चीज़ को वो चलाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। एक नेक्स्ट और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो कंप्लीट करेंगे। अब बात कर लेते हैं आर्थिक विकास के स्वरूप पर उदारीकरण के प्रभाव का। ठीक है, उदारीकरण का प्रभाव बताना है हमने। देखो, इसमें जब आप आंसर लिखोगे ना तो इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव बताने हैं हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में आप बताएंगे कि उदारीकरण का अर्थ होता है कि आर्थिक नियमों में ढील देना, उदार होना, आर्थिक नियमों में ढील देना। ठीक है, जिससे होगा क्या? आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसका अर्थ ये हो गया कि जो सरकार है, सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप अगर कम करती है जिससे बाजार को और ज़्यादा स्वतंत्रता मिलती है बिजनेस करने के लिए। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था के रूप पर ना अलग अलग तरीक़ों से प्रभाव पड़ता है, जिसमें एक तो आर्थिक आ जाएगा, आर्थिक प्रभाव। ठीक है, आर्थिक विकास प्रभाव नहीं, आर्थिक विकास हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गया। ठीक है, और इसके बाद आय में असमानता, ठीक है, सॉरी आय असमानता में वृद्धि, ये था हमारा पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ें शामिल है जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर देखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक प्रभाव की। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव, इसकी हम बात करेंगे। चलिए, थोड़ी सी ड्राइंग अपने अंदर के ड्राइंग मास्टर को मैं बाहर निकालती हूँ और उनसे थोड़ी सी ड्राइंग करवा के आर्टिस्टिक वे में बात करते हैं। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला हम लिखेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, ठीक है। आर्थिक विकास में क्या बात होती है? आर्थिक विकास, उदारीकरण से आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। ठीक है, ये विदेशी निवेश और चलो मैं इसको साफ कर देती हूँ थोड़ा सा। यस, विदेशी निवेश को क्या करता है? आकर्षित करते हैं, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद आता है
प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा की बात कर लेते हैं। उदारीकरण के कारण ही जो बाजार में प्रतिस्पर्धा क्या होती है, कंपटीशन, है ना। तो जब उदारीकरण में प्रतिस्पर्धा होगी, बाजार में जब प्रतिस्पर्धा अधिक होगी, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता और कीमत में सुधार होता है। कैसे होगा उत्पादों की गुणवत्ता, कैसे होगी भाई, जब दो प्रोडक्ट में, मान लीजिए कोई दो प्रोडक्ट बाज़ार में आए हैं, ठीक है। अब उनमें अगर मान लीजिए कोई एक ही प्रोडक्ट की वो रहती, आधिपत्य रहता बाज़ार में, ठीक है, तो वो कैसा भी बेचे, क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी मनमर्जी के रेट लगाएगा, मनमर्जी की उसकी अपने हिसाब से उस चीज़ की क्वालिटी रखेगा। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा होगी ना बाज़ार में, तो चीज़ों की गुणवत्ता भी सुधरेगी और कीमतों में सुधार भी जो है देखा जाएगा। थर्ड पॉइंट है रोज़गार, ठीक है। रोज़गार, उदारीकरण से जो नए उद्योग, ठीक है, क्या क्या होगा, नए उद्योग और व्यवसाय के रास्ते खुलेंगे, जिससे क्या बढ़ेगा, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। ये तो हो गए इसके प्रभाव सकारात्मक वाले। अब थोड़ा सा नकारात्मक प्रभावों की भी बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे जो मैंने ऊपर बताया भी था आपको, आय में असमानता। मतलब लोगों की जो आय है वो बराबर नहीं होती, किसी को कुछ सैलरी मिल रही है, किसी के लिए कुछ हो रहा है। तो उदारीकरण से होता क्या है, आय असमानता जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं और अमीर कंपनियों को और ज़्यादा लाभ होता है, जिससे गरीब लोग जो हैं वो और गरीब हो जाते हैं। और जो छोटे व्यवसाय होते हैं, छोटे व्यवसाय, उनको होता है नुकसान, ठीक है। सेकंड पॉइंट बनेगा हमारा, छोटे व्यवसाय को नुकसान, कैसे होगा, उदारीकरण से जो छोटे छोटे व्यवसाय है ना, उनको जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ करना पड़ती है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करना होता है। और जो छोटे व्यवसाय होंगे वो बड़ी कंपनियों से जब वो कंपटीशन करेंगे तो क्या होगा, वो कर ही नहीं पाएंगे, है ना। इससे होगा क्या कि ये फिर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो इनको कम्पीट नहीं कर पाते बड़ी कंपनियों को। फिर बड़ी कंपनियों को लाभ होगा क्योंकि उनके कंपटीशन में कुछ है ही नहीं, जबकि जो गरीब लोग हैं और जो छोटे व्यवसाय को तो नुकसान होगा ही, लेकिन फ़ायदा कहाँ होगा, बड़ी कंपनियों को। ये नकारात्मक प्रभाव हो गया। फिर हम एक और बात कर लेते हैं, छोटे जो व्यवसाय को तो हमने बात कर ली, पर्यावरण को हम कैसे छोड़ सकते हैं, पर्यावरण को कैसे नुकसान होगा, वो ऐसे होगा कि उदारीकरण से पर्यावरण को नुकसान होता है जैसे जैसे उद्योग, ठीक है, उद्योग और विकास, ये जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो नुकसान होगा वो पर्यावरण का होगा। इसके साथ साथ जो संसाधन है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, उनका उपयोग बढ़ेगा, ठीक है। तो जब नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ किए जाएंगे, उद्योग डाले जाएंगे, फैक्ट्रीज डाले जाएंगे, विकास करेंगे, तो सबसे बड़ा नुकसान तो पर्यावरण को ही होगा, क्योंकि उससे निकलने वाला धुआं, उनसे निकलना, फैक्ट्री से निकलने वाला जो पानी है वो, ये सारी चीज़ें मिलकर पर्यावरण को पूरी तरह से आघात पहुँचाएंगे। फिर हम बात करेंगे निष्कर्ष की। निष्कर्ष में लिखेंगे कि उदारीकरण का जो अर्थव्यवस्था के रूप पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। सकारात्मक प्रभावों में बता देना आप, ये आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धा और रोजगार की बात कर देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जबकि नकारात्मक प्रभाव में आय में असमानता, छोटे व्यवसाय को नुकसान और पर्यावरण को नुकसान, ये सारी चीज़ें शामिल है। इसके साथ साथ कुछ मैं ये जो बातें हो रही हैं ना यहाँ पे आर्थिक विकास, इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। जैसे जो 1991 में जो उदारीकरण की नीति शुरू होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि तो हुई और भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था। फिर प्रतिस्पर्धा की यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें यह है कि उदारीकरण के कारण दूर संचार के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। दूर संचार क्या होता है, फ़ोन, ठीक है,
उपभोक्ताओं को ज़्यादा अच्छी सेवाएं दी जाने लगी, कम कीमत पर मोबाइल फ़ोन की जो सुविधा है वो मिलने लगी। फिर है रोज़गार। रोज़गारों में उदारीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में कौन से जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, सेवा क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़े, जिससे काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिले हैं। फिर इसके बाद जो आय में असमानता की हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उदारीकरण के कारण अमीर लोग और जो बड़ी कंपनियाँ थी उनको ज़्यादा लाभ हुआ, जबकि गरीब लोग को नुकसान हुआ। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान हुआ। उदारीकरण के कारण प्रदूषण और संसाधनों का उपयोग बढ़ गया, ज़्यादा होने लगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान हुआ। ठीक है, इसके बाद हम अपना निष्कर्ष लिख देंगे और ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।